के सूर्य मंदिर की, एक ऐसी शानदार संरचना जो करीब 800 साल पुरानी है और अपने अंदर एक बहुत गहरा राज छुपाए हुए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर इस 800 साल पुराने अजूबे को 1903 में रेत से क्यों भर दिया गया था? मतलब सोचिए, एक ब्रिटिश गवर्नर ने ये फैसला लिया और इसकी असली वजह आज तक एक पहेली बनी हुई है। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बोर्डिलिन का आदेश बिल्कुल साफ था, असेंबली हॉल को पूरी तरह से रेत और पत्थर से भर दो। बस इस एक हुक्म ने मंदिर की किस्मत को हमेशा के लिए सील कर दिया। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस फैसले के पीछे आखिर क्या वजहें थी। तो सबसे पहले बात करते हैं रेत में सील किए गए इस मंदिर की, और इससे जुड़ी एक बड़ी ही मशहूर और थोड़ी डरावनी कहानी है ब्लैक पगोडा की किंवदंती। ये ब्लैक पगोडा नाम 16वीं सदी में पुर्तगाली नाविकों ने दिया था। पर ऐसा नहीं है कि ये मंदिर के रंग की वजह से था, नहीं, बल्कि ये नाम उस रहस्यमयी ताकत के कारण पड़ा जो समुद्र में उनके जहाज़ों की दिशा में गड़बड़ कर देती थी। नाविकों की रिपोर्ट्स को अगर देखें तो जब भी वो कोणार्क के पास से गुजरते थे, उनके कंपास एकदम पागल हो जाते थे, गोल गोल घूमने लगते थे, जहाज अपने रास्ते से भटक जाते थे और कुछ तो चट्टानों से टकराकर डूब भी जाते थे। और ये सब मंदिर के बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की वजह से हो रहा था। तो चलिए अब इस रहस्य की अगली परत खोलते हैं। अब बात होगी तैरती हुई मूर्ति के रहस्य की। ये वाकई में प्राचीन भौतिकी का एक ऐसा कमाल था जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। जरा सोच कर देखिए, मंदिर के मेन हॉल में सूर्य देव की एक बहुत बड़ी मूर्ति थी जो बिना किसी सहारे के हवा में तैर रही थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, एकदम हवा में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 13वीं सदी में बना एक मंदिर गुरुत्वाकर्षण को, मतलब ग्रेविटी को, कैसे चुनौती दे सकता था? क्या ये कोई जादू टोना था या इसके पीछे कोई जबरदस्त विज्ञान छिपा था? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले हिस्से में। ये एक प्राचीन वैज्ञानिक चमत्कार था और ये मंदिर इस बात का जीता जागता सबूत है कि इसकी इंजीनियरिंग अपने वक्त से कहीं बहुत आगे थी। तो आखिर ये हुआ कैसे? चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो मंदिर के शिखर में 52 टन का एक बहुत भारी चुंबक लगाया गया। फिर दीवारों को एक खास तरह के इंटरलॉकिंग आयरन क्लैंप सिस्टम से बनाया गया। अब इन दोनों चीज़ों ने मिलकर एक बहुत पावरफुल और बैलेंस्ड डायामैग्नेटिक फील्ड तैयार की। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा चुंबकीय एरिया जो कुछ खास किस्म के मेटल्स को खुद से दूर फेंकता है। और बस हो गया काम। धातु की बनी मूर्ति को ठीक इसी फील्ड के बीच में रख दिया गया और वो हवा में तैरने लगी। इससे अंदाजा लगाइए कि कोणार्क का विज्ञान अपने समय से कितना आगे था। मंदिर में जो 7 घोड़े हैं वो लाइट के स्पेक्ट्रम को दिखाते हैं, जिसकी खोज न्यूटन ने सदियों बाद 1666 में की थी। मंदिर के 24 पहिए आज भी एकदम सटीक समय बताने वाली धूपघड़ी का काम करते हैं। और वो हवा में तैरती मूर्ति, अरे वो तो आज की मॉडर्न डायमैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी का ही एक पुराना रूप था। कमाल है ना? पर इस हैरान कर देने वाले विज्ञान के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी भी है। हुआ ये कि मंदिर बनते बनते 12 साल हो गए, लेकिन कारीगर उसके शिखर पर कलश नहीं लगा पा रहे थे। इस बात पर राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने सभी 1200 कारीगरों को मौत की सजा सुना दी। तभी कहानी में एक मोड़ आता है। मुख्य आर्किटेक्ट का 12 साल का बेटा धर्मपद वहां आता है और उस छोटे से लड़के ने अकेले ही वो काम कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। उसने शिखर को पूरा किया और सबकी जान बचा ली। लेकिन ताकि उन 1200 कारीगरों का सम्मान बचा रहे, उस जीनियस बच्चे ने मंदिर के शिखर से कूदकर अपनी जान दे दी। तो चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं और ये देखते हैं कि आखिर इतना शानदार मंदिर बर्बाद कैसे हुआ। अब बात होगी इस पगोड़ा के पतन की। कैसे आक्रमण, अस्थिरता और विनाश ने इसे घेर लिया। कोणार्क की बर्बादी की 2 बड़ी वजहें थीं। पहली, 1568 में काला पहाड़ का हमला, जिसने मंदिर के स्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचाया। और दूसरी बड़ी चोट तब लगी जब पुर्तगाली नाविकों ने शिखर से वो विशाल चुंबक ही निकाल दिया ताकि उनके जहाज़ों के कंपास ठीक से काम कर सकें। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जैसे ही वो मेन चुंबक हटा, पत्थरों को एक दूसरे से जोड़कर रखने वाला पूरा का पूरा इंटरलॉकिंग आयरन सिस्टम अपना बैलेंस खो बैठा और नतीजा, ये शानदार ढांचा धीरे धीरे ढहने लगा।
इसके बाद तो बस सब बिखरता ही गया। पुजारियों ने मुख्य मूर्ति को बचाने के लिए उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया। पूजा पाठ बंद हो गया और ये जगह पूरी तरह वीरान हो गई। धीरे धीरे पूरा मंदिर जंगल में समा गया और फिर सदियों बाद 19वीं सदी में ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने इसे दोबारा खोजा। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं आज के दौर में, हमारे आखिरी हिस्से पर, 120 साल पुराने रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश। आखिर उस रेत के नीचे क्या छिपा है? आजकल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI एक बहुत बड़े मिशन पर काम कर रहा है। उनका मकसद है उस सीलबंद हॉल से रेत को बहुत ही सावधानी से और सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना। इसके लिए वो IIT मद्रास के साथ मिलकर कोर ड्रिलिंग और स्ट्रक्चरल असेसमेंट जैसी तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये पक्का हो सके कि इस प्रोसेस में मंदिर को कोई नुकसान न हो। और हाल ही में जो कोर ड्रिलिंग हुई है, उससे एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली है। पता ये चला है कि हॉल के अंदर भरी हुई रेत करीब 13.5 मीटर यानी लगभग 44 फीट नीचे धंस गई है और इस वजह से ऊपर एक बहुत बड़ी रहस्यमयी खाली जगह बन गई है। अब उस खाली जगह में क्या है, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। तो अंत में सवाल यहीं आकर रुकता है, जब रेत का आखिरी दाना भी उस हॉल से निकाल लिया जाएगा, तो कोणार्क अपने कौन से दबे हुए राज दुनिया के सामने रखेगा? ऐसा